अभी बच्चों, क्या मैं लाइव हो गया हूं? एक बार चेक कर लें जरा, क्या मैं लाइव हूं? जरा एक बार मुझे बताओ। आप ही लोग बताओ, क्योंकि मैं किसी और काम में लगा हुआ हूं। बताएं। जय हिंद। सब लोग लाइव हैं मेरे सामने? जय हिंद जी। बताइए, मैं लाइव हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं? क्या क्लास लाइव हुई मेरी? क्या हो रही है गड़बड़? गड़बड़ क्या हो रही है ये? हाँ जी, क्या मैं लाइव हूं? जरा बताओ। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाना है, जिसके लिए ये क्लास मैंने लगाई है। साथ में हमारी बीएनएस की क्लास भी है। तो मैं जरा एक बार देख लूं कि मैं लाइव हूं या नहीं हूं, फिर शुरू करते हैं। ऑल क्लियर? सब लोग सामने हैं मेरे? तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा हूं? मैं खुद को क्यों नहीं दिख रहा हूं? ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ, यही तो है शायद क्लास। डेली क्लास होने लगी, सोमवार बुधवार शुक्रवार 3 दिन हो रही है। बट मैं क्यों नहीं लाइव दिख रहा हूं खुद को? क्या समस्या हो गई है मुझको? ये मेरी क्लास में ये मुझे अपकमिंग क्यों दिखा रहा है? लाइव हूं मैं आपके सामने। ये मुझे अपकमिंग क्यों दिखा रहा है? मैं लाइव क्यों नहीं जा पा रहा हूं? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ये? क्यों भाई? मुझे अपकमिंग दिखाया जा रहा है। आज ही का लिंक है ना ये क्लास का? क्लास का आज ही का लिंक है ना ये? मुझे समझ नहीं आ रहा है, लिंक आज ही का है? मैंने कौन सा लिंक लगा दिया है? लिंक ठीक लगाया मैंने? नहीं, ये बताओ, मैंने लिंक ठीक लगाया? आज ही की क्लास का लिंक लगाया था ना मैंने, जो 9 अप्रैल को थी शाम को। वही लिंक लगाया है ना? वही लिंक लगाया ना? एक बार रिफ्रेश कर लूं। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो यार, रिफ्रेश कर लूं। चलो, मुझे यही दिख रहा है, बीएनएस। और पता नहीं, या तो पोस्टर चेंज हुआ है, क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा है। चलिए खैर, छोड़िए उस बात को। क्लियर है? अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? ये बताइए मुझे, एवरीथिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज वगैरह सब ठीक जा रही है? सारी चीजें ठीक जा रही हैं? कोई समस्या नहीं है? बताएं जरा जल्दी से। शुरू करें फिर। देखो, आज अभी सुबह क्या हुआ था, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। आज एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आया था राज्यपाल की पावर्स पर। राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं उन पर आर्टिकल 200 पर एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आया था। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे तो कोर सब्जेक्ट का हिस्सा है ये पॉलिटी का। तो मुझे लगा कि मैं इसको आज ही कवर करा देता हूं, जिससे क्या होगा कि आर्टिकल 200 आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय है वो आपको याद रहने में आसानी होगी। तो पहले इसको कवर करेंगे, फिर अपनी जो बीएनएस की क्लास नंबर 5 है हमारी, फिर इसके टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। दोनों आपके सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, तो दोनों के नोट्स बनाइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये है, आज हम पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ लेते हैं, क्या कहा है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी आगे की चीजें करते हैं फिर। देखो भाई, सबसे पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो है आर्टिकल 200 के ऊपर। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 200 है उसके ऊपर यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अपना। अब ध्यान से सुनिएगा, यह क्या है, पूरी चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आपको ये जानते हैं, मैंने आपको पॉलिटी में मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं कि जो विधि है, जो विधि का निर्माण है, यानी कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, इसे कौन करती है? विधायिका। कौन करती है? विधायिका, जिसे आप क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। पक्का? यानी विधायिका या लेजिस्लेचर, या इसे ही सामान्य भाषा में कहते हो आप संसद। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब गौर से सुनो, विधायिका कैसे करती है? विधायिका के सबसे पहले यहां पे क्या आता है? एक विधेयक आता है, एक बिल आता है, जो किससे रिलेटेड होता है? जो भी कानून बनाना है वो सारे प्रावधान उस बिल में लिखे होते हैं।
फिर इस बिल को विधायिका के 2 सदन होते हैं, जैसे संसद की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, तो इस बिल को इस विधायिका के बाद जाना होता है सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास। तो फिर आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं, और जब वो सिग्नेचर करते हैं तब वो बिल जो है एक्ट बन जाता है जाके, उससे पहले वो एक्ट नहीं बनता। तो अब यही बात है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 2 बातों में तुलना करके बता रहा हूं, ध्यान दो। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो आर्टिकल 200 के ऊपर है। अब आर्टिकल 200 क्या है, ध्यान दो, मैं आपको थोड़ी सी बात समझा के चल रहा हूं। सबसे पहले यहां देखो, आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 ये क्या है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्ति। किस बात पर, किसी विधेयक को अनुमति देने की, किसी विधेयक यानी कि किसी बिल को अनुमति देने, अनुमति देने की, समझ पा रहे हो। तो जब संसद से कोई बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसे राष्ट्रपति अनुमति दें या ना दें, वो आर्टिकल 111 है। ठीक ऐसे ही, क्लास रुक गई क्या, क्लास रुक गई है क्या मेरी? नहीं, क्लास तो चल रही है, मैं देख पा रहा हूं क्लास ठीक चल रही है ना बच्चों, आप लोग बताओ क्यों बच्चों, क्लास ठीक चल रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, मुझे बताइए, क्या क्लास ठीक चल रही है? आप लोग सामने जो बच्चे हैं बताओ, क्लास रुकी थोड़ी ना है, बताओ। क्लियर? आपके कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? हो क्या रहा है आज क्लास में, समझ नहीं आ रहा। सही चल रही है, अच्छा सही चल रही है, तो सही चल रही है तो किसको दिक्कत हो रही है फिर? तो बिल्कुल तो ठीक चल रही है। अच्छा, बीच बीच में बफरिंग कर रही है शायद क्लास, बीच बीच में क्लास हमारी बफरिंग कर रही है जो मुझे लग रहा है। अभी देखो, मैंने दूसरा कनेक्शन जोड़ा है, अभी देखिए मैंने दूसरा कनेक्शन ट्राई किया है, अब ठीक है? अब ठीक है, ये बताओ, मैंने दूसरा कनेक्शन ट्राई किया है, अभी ठीक आ रहा है? अब सही है? नो बफरिंग? वेरी गुड बेटा, पढ़ने में ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो, अब राष्ट्रपति की शक्ति है कि वो कोई विधेयक जो आया है संसद से उसे वो अनुमति दे, और वो बिल कहां से आया है? बिल आया है संसद से, संसद से पास होकर। तो राष्ट्रपति के पास कोई बिल संसद से पास होकर आता है आर्टिकल 111 में, तो उसे अनुमति दे ना दे ये उसके ऊपर। अब ऐसे ही आर्टिकल जो 200 है वो राज्यपाल को शक्ति देता है, ध्यान दो, राज्यपाल को। किस बात की? कि जो विधानमंडल से बिल आया है, जो स्टेट लेजिस्लेटर से, जो विधानमंडल से पारित होके यानी पास होके जो बिल आया है उसको राज्यपाल अनुमति दे या ना दे। तो कहने का मतलब आर्टिकल 200 जो है वो राज्यपाल को पावर देता है कि जब वो सिग्नेचर करेगा तो कोई बिल कानून बनेगा, और आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को अनुमति देता है कि जब वो सिग्नेचर करेगा तो बिल कानून बनेगा। पक्का? अब ध्यान से सुनो, अब आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के पास क्या पावर्स होती हैं? क्या पावर्स होती हैं? पहली है कि वो अनुमति दे, अनुमति दे। जब वो अनुमति देगा यानी उस पर सिग्नेचर करेगा तो बिल क्या हो जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा, एक्ट यानी कानून। तो बिल एक्ट बन जाएगा, कहने का मतलब आप कहेंगे वो अधिनियम बन जाएगा और पूरे राष्ट्र में वो लागू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जो अनुमति देने वाला मुद्दा है ये तो अनुमति दे दी, लेकिन अब यहां पे एक दूसरा मुद्दा स्टार्ट हो जाता है जिसे आप कहते हैं वीटो। तो वीटो का मतलब क्या होता है? वीटो एक जो शब्द है इसका मतलब होता है आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट मतलब मैं मना करता हूं। तो वीटो एक नेगेटिव पावर होती है, वीटो का अर्थ होता है नेगेटिव सेंस में कि मैं मना कर रहा हूं, कहने का मतलब मैं टांग अड़ा रहा हूं, मैं रोक रहा हूं, मैं कार्य नहीं करूंगा। अब जब आगे बात आती है, अगर हम दूसरी बात कहते हैं कि यदि राष्ट्रपति अनुमति ना दे, यदि राष्ट्रपति अनुमति ना दे तो इसका मतलब उसने टांग अड़ा दी।
उसने वीटो कर दिया, तो आपने कहा कि राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद एक बात और आती है कि राष्ट्रपति विधेयक जो आया है बिल, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पुनर्विचार के लिए लौटा दे। बच्चों, मेरे यहां पे बहुत तेज बारिश हो रही है पहाड़ पे इस समय पे, और बहुत तेज बारिश की वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरे यहां पे इस समय बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बताओ, क्या क्लास ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है? क्लास ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है? क्लास सही जा रही है? तो अगर पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो भी एक वीटो को हम कहते हैं कि भाई इसने एक वीटो कर दिया, क्योंकि टांग तो अड़ाई दी इसने। अब इन्हीं सारी बातों को जब राज्यपाल पे लाया जाता है, ये सारी बातें मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और मुझे बीएनएस पढ़ानी है। तो जब राज्यपाल पे लाया जाता है तो राज्यपाल पे भी यही पावर होती है कि वो अनुमति दे, अनुमति दे दे। जब अनुमति देगा तो यहां तो नो वीटो हुआ, कोई वीटो प्रयोग नहीं हुआ। मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूं, मैं इसको बहुत डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूं। दूसरी बात वो कहती है, वो अनुमति मना करे, अनुमति रोक दे, यानी कि वो मना कर दे कि मैं अनुमति नहीं दूंगा। अगर अनुमति नहीं दे रहा, इसे ही कहते हैं पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट, या कहते हैं आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक। तो राज्यपाल पे यह वीटो पावर होती है कि वो किसी विधेयक को मना कर सकता है कि मैं अनुमति नहीं दूंगा, और अगर अनुमति नहीं देंगे तो क्या वो बिल एक्ट बनेगा? नहीं। तो हम ये कहेंगे कि यहां पे जो बिल है वो कभी भी एक्ट नहीं बनेगा। तीसरी उसके पास होती है कि वो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पुनर्विचार यानी सदन को वापस भेज दे और कहे भाई मुझे यहां पे दिक्कत है, आप इन चीजों को चेंज करिए और चेंज करके दोबारा मेरे पास लाइए। तो जो पुनर्विचार वाली वीटो होती है, इसको कहते हैं आप क्या? इसको कहते हैं निलंबकारी वीटो, निलंबकारी, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव। तो राज्यपाल पे यह भी एक पावर होती है कि राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा दे, लेकिन जब पुनर्विचार के बाद उसके पास बिल आएगा तो उसको उस बिल को सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। लेकिन हमारा जो राष्ट्रपति है उस पे एक एक्स्ट्रा वीटो होती है जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो या कहते हैं जेबी वीटो। अब यह प्रेसिडेंट के पास होती है। हमारे प्रेसिडेंट इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब ना तो वो अनुमति दे, गौर से सुनना, ना वो अनुमति ना देने, यानी ना तो हां करे ना तो ना करे, और उस बिल को रख के भूल जाए, अनिश्चित काल के लिए उसको डिले कर दे। अब प्रेसिडेंट से कोई ये नहीं पूछ सकता कि भाई आपने उस पर सिग्नेचर क्यों नहीं करे, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। अब हुआ क्या, तमिलनाडु गवर्नमेंट में जो स्टालिन सरकार है, जो मुख्यमंत्री स्टालिन है, उनके 10 विधेयक यहां के राज्यपाल ने यह कहकर रख लिए कि यह बिल राष्ट्रपति के एसेंट के लिए जाएंगे। तो क्या राज्य का कोई बिल राष्ट्रपति के एसेंट के लिए जाता है? हां, जाता है। आर्टिकल 201 में, आर्टिकल 201 राष्ट्रपति को एसेंट के लिए भेजता है। राज्यपाल की यह पावर होती है कि वो बिल को रोक ले, राष्ट्रपति को भेजे, लेकिन उसका एक निश्चित समय होता है। अब इन्होंने 10 बिल जो भेजे वो राज्य सरकार की कार्रवाई में टांग अड़ा रहे हैं, राज्य सरकार को काम करने नहीं दे रहे, क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट का 36 का आंकड़ा चल रहा है। इस वजह से जब ये पास नहीं हो रहे थे तो तमिलनाडु सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके ये कहा जी राज्यपाल अपनी शक्ति का संवैधानिक प्रयोग नहीं कर रहा और जो राजनीति है उससे प्रेरित होकर हमारे काम में टांग अड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लगा ये बात बिल्कुल सही है, राज्यपाल राज्य को बंधक बना रहा है, राज्यपाल राज्य की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको रोक रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत का, गौर से सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए वो सभी 10 बिल क्या कर दिए? पारित कर दिए। कहने का मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट बिल को पारित कर सकता है संसद की तरह? बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अनन्य पावर देता है। आर्टिकल 142 कहता है कि यदि कानून की रक्षा या समाज की रक्षा करनी पड़े तो आप कोई डिक्री या कोई आदेश पारित कर सकते हैं
और इन डिक्री और आदेशों से जो भी निर्णय दिया जाएगा वो बिल्कुल ऐसे ही प्रभाव रखेगा जैसे वो संसद के द्वारा बनाया गया कानून हो। तो डिक्री का मतलब होता है वर्तमान में चल रही किसी विवाद को तुरंत खत्म करके कानूनी प्रक्रिया को लागू करना, और आदेश ऑर्डर का मतलब तो होता ही है किसको, चीजों को स्थापित करना, वो ऑर्डर होता है। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की पावर है। तो जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर इसका प्रयोग करके इन्होंने आदेश पारित कर दिया और यह कह दिया कि राज्यपाल के पास, क्या कह दिया ध्यान दो, कि राज्यपाल के पास कोई भी पॉकेट वीटो या जेबी वीटो जैसी चीज नहीं है। याद रखिएगा, तो राज्यपाल के पास नो पॉकेट वीटो। तो राज्यपाल के पास केवल दो पॉकेट वीटो, मतलब दो वीटो होती हैं। याद रखना, एक पूर्ण एब्सोल्यूट होती है जिसमें अनुमति रोकता है, एक निलंबित सस्पेंसिव होती है जिसमें पुनर्विचार के लिए भेजता है। तो राज्यपाल के पास याद रखना जेबी वीटो नहीं होती ये वाली, और इसी का प्रयोग करके कि मैं राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूं, उसने अपनी जेब में डाल लिए, उस विधेयक को रोका गया। तो दो वीटो हैं राज्यपाल पे। अब इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि यदि राज्यपाल पर कोई बिल आ रहा है जिसमें सीएम प्लस मंत्री परिषद की सलाह है, सीएम प्लस मंत्री परिषद की सलाह है, यानी गवर्नमेंट की सलाह है, और राज्यपाल पर बैन है, राष्ट्रपति पर बैन है कि मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा, तो इसको 1 महीने में पास करे। और यदि कोई ऐसा बिल है जिसमें सीएम प्लस मंत्री परिषद ने अभी तक सलाह नहीं दी, सलाह का मतलब है पास कर दो, सलाह का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कह रहे हैं, सलाह का मतलब है पास कर दीजिए, तो फिर राज्यपाल इसको 3 माह में पास करेगा। तो ये दो विशेष फैसले आज आए हैं जो राज्यपाल की शक्ति को रोकते हैं, राज्यपाल की जो ताकत है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो राज्यपाल को यह कहा गया है कि आप कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। जब राज्यपाल का पद आप ले रहे हैं तो आप पार्टी से दूर हो गए, अब आप बीजेपी के मेंबर नहीं हैं, तो आप संवैधानिक पदों का संवैधानिक तरीके से अपने पद का प्रयोग करिए। सरकार चुनी हुई जो है उसकी प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप राज्य के संवैधानिक प्रधान हैं, न कि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट बन के यहां पे आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लीडिंग चीजें हैं, इनको हम लोग पॉलिटी में भी कवर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन अब मुझे बताओ, अब हम लोग चल रहे हैं अपनी बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की क्लास नंबर 5 पे, और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि आज बच्चे भी कम हैं, बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मुझसे कह रहे थे जी फ्री पढ़ाओ फ्री पढ़ाओ फ्री पढ़ाओ, अब क्लास में है नहीं, तो क्या मैं फ्री पढ़ाना बंद कर दूं? बताओ मुझे। तब तो इतना शोर मचा रहे थे जी फ्री पढ़ा दो फ्री पढ़ा दो, और मैं हमेशा कहता हूं फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, फ्री की क्लास की कोई वैल्यू नहीं होती। यह बात बिल्कुल सीधी सी है। तो बच्चे कहां हैं जो पढ़ने के लिए कह रहे थे, वो हैं कहां पे? है फ्री की कोई वैल्यू है? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बताइए मुझे, फ्री की कोई वैल्यू है? जब मैं फ्री पढ़ा रहा हूं तो अब पढ़ भी नहीं रहे हैं, अब पढ़ेंगे भी नहीं। अब आप कहां पढ़ रहे हैं? बताओ कहां पढ़ रहे हैं? कहीं पढ़ रहे हैं? चलिए खैर, मुझे पढ़ाना है तो फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं। तो हम शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता। भाई मेरे यहां बारिश बहुत तेज हो रही है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा तेज। इस समय पहाड़ पे जबरदस्त बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं बहुत तेज तेज से, बाहर शायद आपको आवाज आ रही होगी। तो अगर ये कनेक्शन प्रॉब्लम करे, आज ये कनेक्शन दिक्कत करे, तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। याद रखिएगा, क्लास हमारी आज नहीं होगी तो फिर फ्राइडे को होगी जरूर, जो मैंने बोल रखा है, ठीक है। तो क्लास नंबर 5। अब मुझे बताइए कि क्लास नंबर 4 में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने लास्ट सेक्शन कौन सा पढ़ा था? लास्ट सेक्शन हमने कौन सा पढ़ा था बीएनएस का? और मैं वो सेक्शंस पढ़ा रहा था
बीएनएस में आपको जो बीएनएस में पहली बार जुड़े हैं, यही तो मैं पढ़ा रहा हूं, जो बीएनएस में पहली बार जुड़े हैं, मैं वो सेक्शंस आपको पढ़ा रहा हूं। और पढ़ाते पढ़ाते हम लोग लास्ट कौन से सेक्शन पे पहुंचे थे? तो कौन सा सेक्शन हमने लास्ट में पढ़ाया था? 69, 95, 95 तो शायद नहीं पढ़ा, पढ़ा दिया। 69 तो पढ़ा दिया, ये तो मुझे याद है। सेक्शन नंबर 95 पढ़ा दिया था क्या? बताओ क्या था सेक्शन नंबर 95? सेक्शन नंबर 95 था किसी बालक को, बालक यानी जो 18 साल से नीचे का है, उसको किसी ऐसे कार्य के लिए किराए पर लेना, भाड़े पर लेना, नियोजित करना, नौकरी देना, जो इल्लीगल कार्य हैं, जो अवैध कार्य हैं, जो अपराध हैं। तो किसी बालक को किसी आपराधिक गतिविधि के लिए, आपराधिक कार्य के लिए भाड़े पर लेना, किराए पर लेना, नियोजित करना, यह हमने सेक्शन 95 में पढ़ लिया था। यहां तक क्लियर है बच्चों? हां, बालक को किराए पर लेना। राज्यपाल पर कोई बिल आएगा तो सीएम मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कैसे आएगा? डायरेक्ट उससे पास होके आ जाएगा विधानमंडल से। विधानमंडल में पास कराया, बट सलाह नहीं है, विधानमंडल से पास होके आ रहा है। और सलाह से भी आ सकता है, बिना सलाह के भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्यपाल पर बैन है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। क्लियर है ना? बताओ, किशमिश खा ले? हो गया यहां तक? जल्दी बताएंगे भाई। पानी कहां गया? एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, चले अब सुनिए, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहां पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 103 का 2। क्या मैं बोल रहा हूं? सेक्शन नंबर 103 का 2 यह है बीएनएस में नई धारा जोड़ी गई है। यह बीएनएस में नई धारा जोड़ी गई है जिसे सामान्यतः मॉब लीचिंग, जो आप न्यूज़पेपर में शब्द पढ़ते हैं कि नहीं? मॉब लीचिंग के नाम से, आप देख लेना इसको, के नाम से जाना जा रहा है। मॉब लीचिंग के नाम से 103 के 2 को जाना जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर बफ हो रहा है। कहां बफ हो रहा है? किसकी क्लास देख रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब सुनिए, अब क्या है? सबसे पहले 103 का 2 नई जुड़ी है। याद रखना, ये बात मैं जो समझा रहा हूं, जो नई धारा जुड़ी है वो 103 का 2 है। 103 का 2, इसका मतलब आपको 103 समझनी पड़ेगी। 103 क्या है, तब आप 2 पे पहुंचोगे। तो सुनिए गौर से, जो 103 है, जो सेक्शन नंबर 103 है, यह है हत्या के लिए दंड। हत्या के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर मर्डर। याद रखेंगे, जो सेक्शन नंबर 103 है वो हत्या के लिए दंड का प्रावधान करता है, यानी पनिशमेंट देता है मर्डर के लिए। पनिशमेंट फॉर मर्डर, उसकी बात करता है। और ये वाली नई जुड़ी है 103 का 2। अब आप कहेंगे हत्या के लिए दंड की बात हो रही है, इसका मतलब हत्या की धारा पहले होगी। बिल्कुल। तो धारा नंबर 100 जो है आपका, सेक्शन नंबर 2 100 जो है वो है कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध। मेरे साथ साथ नोट करना ध्यान से, कुछ मेन रिव्यू दूंगा, बाकी तो मैं सारी चीजें बाद में पढ़ाऊंगा ही आपको। नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूं थोड़ा सा। आपराधिक मानव वध है, कोई दिक्कत? सेक्शन नंबर जो 101 है यह है हत्या।
मर्डर। और सेक्शन नंबर जो 102 है यह है किसी अन्य व्यक्ति, या ऐसे समझे जो बीएनएस की धारा है, हत्या के प्रयास में किसी भिन्न व्यक्ति की हत्या, भिन्न व्यक्ति की हत्या मतलब मारने गए थे किसी और को और उस चक्कर में मारा गया कोई और हो। तो ये 3 सेक्शन हैं जो हत्या को डिफाइन करते हैं। अब बहुत ऊपर ऊपर आप लोग पढ़ते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, हत्या क्या है। आप इन्हें, अगर आप इनकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो दोनों में ही आशय दिखा है, दोनों में प्रयत्न दिया है, दोनों में हत्या का प्रयास है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो हत्या और इसकी जो मुख्य 5 बातें हैं, यानी आशय दोनों में है, हत्या करने का प्रयास दोनों में है, हत्या की जानकारी दोनों में है कि भाई जो जा रहा है वो हत्या करने जा रहा है, वो ऐसे कार्य कर रहा है। तो बहुत जगह मैंने देखा है कि बिल्कुल जो मतलब सेम सेम बातें हैं उनको आप लोग एक मान के पढ़ना शुरू करते हैं। 101 और 100 का मूल अंतर है इसके अपवाद। ध्यान रखना, इन दोनों का जो मूल अंतर है वो अंतर है इनके अपवाद, एक्सेप्शन। अदरवाइज तो दोनों की दोनों 100% सेम है, 100%, कुछ भी अंतर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो जब इनको पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अब 103 के में जब हम आते हैं हत्या के लिए दंड, तो इसमें 2 प्रकार की बातें आती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आता है 103 का 1, इसको भी मैं यहीं खत्म कर रहा हूं, और एक आता है 103 का 2, इसको भी मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। और 103 का जो 2 है, मैंने क्या बताया, ये वाली न्यू जुड़ी है बीएनएस में, न्यू ऐड है इन बीएनएस, यानी कि 103 का 1 या 103 की जो बातें हैं वो पहले से थी, 103 के 2 को हम लोग समझेंगे ये क्या है, दोनों को समझाऊंगा मैं। चलें आगे। अब देखिए 103 का पहले 1 समझते हैं। अब 103 का जब 1 समझते हैं तो यहां पे एक ही बात आती है, ध्यान से सुनना, एक तरफ से ले लेते तो ज्यादा सही रहता। अंशुल, आप, अब मैं क्या कहूं आपको, आपकी समझ को मैं क्या ही कहूं। मैं सबसे पहले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी 20 धाराएं करा रहा हूं शुरू में जो न्यू जुड़ी हैं। और मैंने ये कहा कि जो चीज नहीं जुड़ती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत सारे बच्चों को जो क्वेश्चन मिल जाएंगे वो यहीं से मिल जाएंगे। तो मैं पूरी 358 पढ़ाऊं, फिर उसमें यह बताऊं ये नहीं जुड़ी, ये नहीं जुड़ी, ये नहीं जुड़ी, तो नहीं याद होगा। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि ये 20 नहीं जुड़ी हैं, इनको पहले ध्यान से पढ़ लो तो डेफिनेट याद होगा। लेकिन अब क्या कहें, हर किसी की अपनी समझ है भाई, बताओ मुझे, बोलो। हर किसी की अपनी समझ में क्या कह सकता हूं, समझो ना बात को, मैं क्यों करा रहा हूं, मेरा भी कुछ लॉजिक होगा। तो 103 का 1 कैसा रहा है, देखो, जो कोई हत्या करेगा, जो कोई हत्या करेगा, अब इस बात से मतलब नहीं है अब हत्या करी या नहीं करी ये कैसे डिफाइन होगा, इसकी डेफिनेशन तो 101 में दी गई है। तो 101 के तहत अगर किसी ने हत्या करी तो ये क्या कह रहा है, जो कोई हत्या करेगा, यानी कि आर्टिकल 101 की बात कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा 101 में हत्या है। तो जो कोई हत्या करेगा वह मृत्युदंड को कैपिटल पनिशमेंट भी बोला जाता है। कैपिटल पनिशमेंट याद रखिएगा, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास यानी पूरी जिंदगी के लिए, जिसे हम अपना लाइफ इंप्रिजमेंट बोलते हैं। यार इंग्लिश तो मेरी माशाअल्लाह है, तुम जानते हो, लाइफ इंप्रिजमेंट जो भी बोला जाता है ये आप देख लेना भैया, स्पेलिंग वगैरह वो हमारे बस की बात नहीं है। तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्लस
प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना है यानी और जुर्माने से दंडित होगा, और जुर्माने से दंडित होगा। ये 103 का एक है। तो क्या ये बीएनएस में पहली बार जुड़ा? नहीं, ये बीएनएस में पहली बार नहीं जुड़ा। बीएनएस में पहली बार जुड़ा है ये जो मैं इधर पढ़ाऊंगा, 103 का 2, 103 का 2 ये न्यू जुड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे ही कह रहे हैं मॉब लीचिंग। अब मॉब लीचिंग क्या है, पहले तो आप ये समझो। मॉब लीचिंग है भीड़ द्वारा किया गया अपराध। तो लीचिंग का मतलब क्या है? किसी को फाड़ना, चीरना, और मॉब मतलब भीड़। भाई मॉब का मतलब क्या है? भीड़। तो भीड़ के द्वारा जो किया गया अपराध है उसको आप मॉब लीचिंग बोल रहे हो। अब देखो बहुत सारे केस हैं। 2015 का यूपी दादरी का एक केस है। अखलाक नाम के एक व्यक्ति को भीड़ ने इस शक में पीट पीट के मार दिया कि ये यहां पर गाय को काट रहा है, याद है? ऐसे ही कर्नाटक या उड़ीसा का कोई केस है। कोई क्रिश्चियन था, उसके साथ उसके बच्चे थे, क्या नाम था उसका, स्टाम्फ ऐसे कुछ नाम था। उसके साथ उसके 2 बच्चे थे और उन बच्चों को उस व्यक्ति के साथ भीड़ ने पीट के मार दिया कि धर्म परिवर्तित करवा रहा है। इसी तरीके से इंडिया में ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां किसी चोर को या किसी व्यक्ति को भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है। और प्रॉब्लम यह थी हमारी आईपीसी की कि वहां जब पूरी भीड़ हमला करती है तो किसी एक को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि भाई ये मेन कल्पिट है या ये मेन इनका सूत्रधार है। इस वजह से होता क्या था कि वहां उसका संदेह का लाभ उठाकर पूरी की पूरी भीड़ बच जाती थी। और ऐसे बहुत सारे अपराध अब इंडिया में होने शुरू हुए। तो बीएनएस क्यों लाई गई? बीएनएस इसलिए लाई गई कि भाई ऐसे ऐसे जो अपराध हैं जिन पे सजा नहीं मिल पा रही है उनको हम लोग एग्रेसिवली पकड़ें। अब मॉब पे ध्यान दीजिएगा। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है? इसका पहला पॉइंट यह कहता है कि कम से कम 5 या अधिक। तो पहला पॉइंट यह क्लियर कर लो। जब आपको यह क्वेश्चन आ जाए कि मॉब लीचिंग में या भीड़ द्वारा किए गए किसी अपराध में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो कम से कम 5, यानी कि अगर 5 से कम व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, वो किसी पर हमला करके वो उसकी हत्या कर रहे हैं तो वो मॉब लीचिंग नहीं माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? वो मॉब लीचिंग नहीं है। मॉब लीचिंग है 5, कम से कम 5 या अधिक व्यक्ति समूह में। अब ध्यान दो, समूह में भाषा, जाति, धर्म, लिंग यानी महिला या पुरुष, जन्म स्थान, विचार या अपना स्वयं का विश्वास, वह इसी आधार पर, ये मैंने कुछ बातें आपको लिखवाई हैं। यानी कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर किसी व्यक्ति को भाषा के आधार पर मार दें कि भाई अलग भाषा बोलने वाला है, उससे हम नफरत कर रहे हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, विचार, तेरे विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, मेरा विश्वास अलग है, तेरा विश्वास अलग है, या इसी आधार पर कोई भी आधार अगर ले लें, चोरी का ले लें, चकारी का ले लें, किसी भी आधार पर अगर ले लें हम, तो 5 या 5 से अधिक लोग यदि किसी की हत्या कर देते हैं, इस आधार पर यदि हत्या कर देते हैं 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर समूह में, तो याद रखिएगा वे सभी जितने भी हैं, अब बचेगा नहीं कोई भी, वे सभी इसमें किस सजा के भागीदार होंगे? तो सजा होगी वही जो वहां लिखी है, मृत्यु या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। अब जुर्माना कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितने जुर्माने की बात कर रही है। बताइए मुझे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई?
तो 103 का 2 मॉब लिचिंग की बात करता है, भीड़ द्वारा आक्रोश की बात करता है। भीड़ एग्रेसिव होकर या किसी भी कारण से अगर भीड़ के सभी लोग मिलकर किसी की हत्या, जिसमें कम से कम 5 लोग हैं, इनमें से किसी आधार या इस जैसे किसी आधार पर कर देते हैं तो वो सभी मर्डर के दोषी पाए जाएंगे। क्लियर? सॉरी, बीएनएसएस बैच में होगी, बीएनएसएस बैच में होगी, बीएनएस में यहां करा रहा हूं। एजुकेशन नाउ भाई, प्लीज 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 एंड प्लीज। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है और आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं तो बड़ी समस्या है। एक तरफ से रट्टाफिकेशन होती है, और मैं कभी न एक तरफ से संविधान पढ़ाता हूं, ना ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, ना कुछ पढ़ाता हूं। मैं रट्टाफिकेशन नहीं कर सकता। ये बताएं, ये क्लियर है? 103 का 2 में साइड हो गया हूं, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए। 103 का 2 यहां पे क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहां पर मैं 2 लीडिंग केस आपको कराता हूं जो इससे रिलेटेड है, उन दोनों लीडिंग केसों को आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट केस समझो। किस पर? हत्या के दंड पर। हत्या का दंड, जहां पे हम आजीवन कारावास की बात कर रहे हैं। तो जो पहला केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। ध्यान देना, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में क्या कही गई है बात। अब बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में हुआ क्या था? जो कल्पित थे, जो आरोपी थे, उनको फांसी की सजा दी गई, मृत्युदंड की सजा दी गई। तो बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का जब फांसी की सजा हुई तो सुप्रीम कोर्ट में गया यह मामला कि भाई इसे बचाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड की सजा विरल से विरलतम मामलों में दी जानी चाहिए। विरलतम मामलों में ही दी जानी चाहिए। क्या कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहना चाह रहा है कि विरल का मतलब है, विलक्षण का मतलब है अत्यधिक गंभीर, अत्यधिक गंभीर अपराध। मतलब ऐसा अपराध जो बहुत इजी नहीं है, जो बहुत सरलता से नहीं हुआ, जिसने सारी हदें तोड़ दी हैं। ऐसा कोई अपराधी जो गंभीर प्रकृति का अपराध कर रहा है या बहुत ज्यादा गंभीर प्रकृति का अपराध कर रहा है, न्यायालय को वहीं पर उसे फांसी देनी चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। अगर 1% भी गुंजाइश है, 1% भी, कि भाई इसको फांसी ना देके आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको आजीवन कारावास दे दिया जाए, ना कि उसको फांसी दी जाए। बात समझ में आई? कानून आने के बाद ये केस के अरे सब पहले के हैं, सब पहले के हैं। अभी 2024 के बाद का कोई केस नहीं है, क्योंकि आईपीसी और बीएनएस तो एक ही है, अलग अलग थोड़ी ना है। तो ये सब केस पहले के हैं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य केस भी 1983 का है, 1983 का केस है ये। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरलतम से विरलतम मामलों में, बहुत ही ज्यादा गंभीर मामलों में आपको मृत्युदंड देना है, सामान्यतः हर किसी को मृत्युदंड नहीं देना है। नंबर दूसरा केस है जगमोहन वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये वाले, ये दोनों इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। जगमोहन वर्सेस यूपी राज्य। ध्यान दें, नोट करें मेरे साथ साथ, फटाफट से नोट करें। थोड़ा सा मैं किशमिश खा लूं, आप लोग फटाफट से नोट करिए। हां जी, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बताओ, ये 1993 के आसपास का कोई केस है। इसमें क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से
मृत्यु दंड की संवैधानिकता पर सवाल किया गया। सवाल किया गया। क्या मतलब है बच्चों इसका? मृत्युदंड की संवैधानिकता का क्या मतलब है? मृत्युदंड की संवैधानिकता का मतलब यह है, अरे रैग वर्सेस गोविंदा वाला केस, फिर आगे आगे चल दो, रैग वर्सेस गोविंदा भी है। अरे भाई साहब, मैं समझा क्या रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं? रैग वर्सेस गोविंदा मृत्युदंड से संबंधित है, बट मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हत्या का जो दंड है मृत्युदंड, उसकी संवैधानिकता की हम लोग बात कर रहे हैं। रैग वर्सेस गोविंदा मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं बीएनएस पढ़ाऊंगा और 101 पढ़ाऊंगा, तब मैं रैग वर्सेस गोविंदा पढ़ाऊंगा। यहां दंड की बात हो रही है, दंड के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है मैं उनकी बात कर रहा हूं। हर एक को एक जगह पेल दो, हर एक को एक जगह पेल दो, बस हत्या आई सबको पेल दो एक जगह। इससे मतलब नहीं है कि कौन सा किस अपराध की क्या परिभाषा दे रहा है, यह सुन लो। तो मृत्युदंड की संवैधानिकता पर सवाल किया गया। भाई पहला सवाल तो यहां हुआ कि क्या मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, संवैधानिकता पर सवाल हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरल से विरलतम मामलों में ही आप मृत्युदंड दें, अदरवाइज ना दें। सुप्रीम कोर्ट से मृत्युदंड की संवैधानिकता पर सवाल किया गया कि क्या मृत्युदंड ठीक है। भाई संवैधानिकता का अर्थ यह है कि क्या मृत्युदंड ठीक है, मृत्युदंड जो दिया जा रहा है क्या वो सही है, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देशों में मृत्युदंड नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड यदि विधि की प्रक्रिया के अनुसार, विधि की प्रक्रिया के अनुसार और अनुसार दिया जा रहा है, तब वह आर्टिकल 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। अबे समझ रहे हो, उल्लंघन नहीं करता। तो क्या कह रहा है वो कि यदि मृत्युदंड दिया जा रहा है विधि की प्रक्रिया के अनुसार, यानी विधि की प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो, आपने क्रिमिनल को पकड़ा, आप पुलिस लेके गई, न्यायालय के सामने लेके गई, उसके बाद उसको अपना बात कहने का पूरा मौका दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय का अधिकार है उसकी पूरी बात को सुना गया, दोनों पक्षों को सुना गया। जब न्यायालय को लगा कि हां भाई ऐसा है, तब उसको वो चीजें दी गई, तब जाकर जीवन के अधिकार को आप, अगर आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार दे रहा है और जीवन के अधिकार को आप छीन रहे हो, आप मृत्युदंड दे रहे हो, तो भी आप सही कर रहे हो, क्योंकि ये विधि की प्रक्रिया के अनुसार किया गया। अब मृत्युदंड नॉर्मल इंसान को तो नहीं दिया जाएगा, मृत्युदंड किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा। डेफिनेट सीधी सी बात है कि अगर हम हत्या के लिए मृत्युदंड किसी को दे रहे हैं तो वो ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो समाज के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, और उसने इतना अत्यधिक गंभीर अपराध किया है कि उसे समाज में जीवन जीने का अधिकार नहीं है। बात आई समझ में कि नहीं आई? उसे समाज में जीवन जीने का अधिकार नहीं है। तो ये दो केस केवल और केवल मृत्युदंड की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले थे। यानी मृत्युदंड सही है या नहीं है, ये दोनों केस इस बात को, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इन पे क्लियर हो रही थी इस बात को लेके कि संवैधानिकता मृत्युदंड की सही है या नहीं है। एक बच्चा हमसे कह रहा है कि जी रैग वर्सेस गोविंदा भी होगा इसी में, यजुवेंद्र यादव? बिल्कुल होगा, आप नोट कर लो, क्योंकि जब मुझे रैग वर्सेस गोविंदा नोट कराना होगा स्टूडेंट्स को, जिस जगह वो आएगा मैं उसको उसी जगह नोट कराऊंगा। आपको अगर यहां पे नोट करना है देन आप कर सकते हैं, और मैं 5-6 केस और बता दूंगा, 10-15, उनको भी आप कर सकते हैं। अगर केवल हत्या ही देखनी है, केवल हत्या देखनी है हमको कि हत्या का केस बस। अब पेपर वाला ऐसे ही तो पूछेगा हमसे, वो कहेगा कि हत्या के ऊपर निम्न में से कौन कौन से केस हैं, वो यही तो कहेगा कि इनमें से कौन कौन सा केस हत्या से रिलेटेड है।
ऐसे नहीं कहेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर ये कहेगा जो मैं कह रहा हूं, वो ये कहेगा रैग वर्सेस गोविंदा में सीधी सीधी हत्या के लिए उसे दोषी ठहराया गया है, गोविंदा को, और उसे हत्या का दंड दिया गया है। वहां रैग वर्सेस गोविंदा में संवैधानिकता पे सवाल नहीं आया कि हत्या के लिए मृत्युदंड सही है या गलत है। हम क्या बात कर रहे हैं, हत्या के लिए मृत्युदंड सही है या गलत है, हम इस बात की जांच कर रहे हैं। हाँ, फ्री में पढ़ा रहा हूं इसलिए तो कोई नहीं पढ़ रहा, फ्री में पढ़ा रहा हूं इसलिए तो सब ज्ञान बांट रहे हैं अपना, इसलिए सब ज्ञान बांट रहे हैं। ऐसे नहीं ये भी है, ये नहीं वो भी है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। यही तो दिक्कत है YouTube पे पढ़ाने में। समस्या ये है कि फिर टीचर नहीं पढ़ाता, फिर बच्चे टीचर को पढ़ाते हैं, गुरुजी ऐसे पढ़ा दो, गुरुजी वैसे पढ़ा दो। क्यों भाई, ये हो गया? जल्दी मुझे बता दो, ये हो गया? क्लियर है? बोल दो। चलें आगे, आइए आगे। अब है 106, सेक्शन नंबर 106। मैं फिर कह रहा हूं वो धाराएं पढ़ा रहे हैं जो संविधान इसमें बीएनएस में नहीं जुड़ी हैं। तो 106 का 2, ध्यान देना, 106 का 2, सेक्शन नंबर 106 का सब सेक्शन 2, यह भी बीएनएस में नई धारा जुड़ी है। और क्या कह रहे हैं, इस धारा को सामान्यतः कहा जा रहा है हिट एंड रन। क्या बोल रहे हैं? हिट एंड रन। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी ने गाड़ी चढ़ाई और वो गाड़ी लेके भाग गया, तो इसको कह रहे हैं हिट एंड रन। कोई समस्या? मुझे बताएं, सामान्यतः इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? तो इसको बोल रहे हैं हम हिट एंड रन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह धारा लागू नहीं है। लागू नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता होगा कि जब यह धारा लागू करने वाले थे तो जितने भी ट्रांसपोर्टर थे, जितने भी ट्रक वाले थे, सबने हड़ताल कर दी थी, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अगर यह धारा लागू हो गई तो हम सब लोग जेल की चक्की पीसने वाले हैं। धारा बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, लेकिन यह लागू नहीं हो पाई। 106 का 2 याद रखना, नई कौन सी है? 106 का 2, और यही वाली धारा लागू नहीं है अभी 106 का 2। तो यहां पर आईपीसी के जो प्रावधान है 279, 304, वही सब चलते हैं जहां पे मृत्यु कारित होती है। स्पेशली कोई नहीं है। सुनिए गौर से, सॉरी की बात नहीं है, सॉरी की जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कमेंट में आप कम ध्यान रखें और पढ़ने में ध्यान रखें। सॉरी की बात नहीं है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो यार। अब समझिए, मैं पहले 106 समझाता हूं। 106 पहले तो हम 106 समझेंगे, तभी तो हम 106 का 2 समझेंगे। तो 106 क्या है? उपेक्षा से किसी की मृत्यु कारित करना। उपेक्षा से किसी की मृत्यु कारित करना। और देखो, मैं बहुत सिंपल, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें ट्रेन नहीं पकड़नी है, हमें चीजों को याद करना है। तो उपेक्षा से किसी की मृत्यु कारित करना, और यहां पर एक शब्द और आ जाता है, उतावलापन। उतावलापन। तो उपेक्षा या उतावलेपन से किसी की मृत्यु कारित करना, तो सेक्शन नंबर 106 इसकी बात कर रहा है। ध्यान दीजिए इस बात पे। उपेक्षा से किसी की मृत्यु कारित करना, उपेक्षा द्वारा किसी की मृत्यु कारित करना। अब इस सेक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इस सेक्शन के भी 2 हिस्से हैं। 106 का 1 पहला हिस्सा है और 106 का 2 दूसरा हिस्सा है। 106 का 2 जो मैं फिर कह रहा हूं, ये वाली न्यू है इन बीएनएस, यानी कि इसका मतलब है कि आईपीसी में नहीं थी। भाई जो भी नहीं है उनका क्या मतलब है कि आईपीसी में नहीं थी, और ये वाली अभी लागू नहीं है, बट हमें पढ़नी जरूर है, ये पढ़नी पड़ेगी। अब 106 का 1 और 106 का 2 दोनों को ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं, अगले पेज पे समझा रहा हूं। 106 का 1 पहले इसको समझ लो। 106 का 1 हमने हेडिंग तो समझ लिया। जब हेडिंग समझ लिया कि उपेक्षा से किसी की मृत्यु कारित करना, उपेक्षा के द्वारा किसी की मृत्यु कारित करना भी है क्या, उपेक्षा क्या है, इसी को समझना है। देखिए, उपेक्षा पूर्ण
या उतावलेपन से किसी की मृत्यु कारित करना, किसी की मृत्यु कारित करना, कारित करना। अगर उपेक्षा से या उतावलेपन से किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तब 106 का एक सामने आता है। अब समस्या तो यह है कि आपको उपेक्षा पूर्ण समझना पड़ेगा, आपको उतावलापन समझना पड़ेगा। तो उतावलापन तो आप समझते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जल्दबाजी। क्या मतलब है इसका बताओ? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। हाँ भाई, उतावलेपन का क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे जल्दबाजी है। और उपेक्षा पूर्ण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है लापरवाही या असावधानी। बोलो बोलो बच्चों, भाई उपेक्षा पूर्ण का क्या अर्थ हुआ? उपेक्षा पूर्ण का अर्थ हुआ कि लापरवाही से कोई कार्य किया जा रहा है, असावधानी से कोई कार्य किया जा रहा है, और उतावलेपन का अर्थ है जल्दबाजी से कोई कार्य किया जा रहा है। बात दोनों सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां जल्दबाजी हो रही है और यहां पर लापरवाही। लापरवाही और जल्दबाजी दोनों में अंतर है। यहां आप वो गैस का सिलेंडर लेकर भगे जा रहे हो, अपने घर देना है। अब गैस का सिलेंडर लेकर भगे जा रहे हो, रास्ते में एक बच्चा आ गया, उसके सर पे सिलेंडर गिर दिया, मर गया, वो जल्दबाजी हो गई भाई। और लापरवाही, इसमें लापरवाही भी दिखाई दे रही है, ये बात भी ठीक है, असावधानी भी दिखाई दे रही है, ये बात भी ठीक है ना। लेकिन दोनों शब्दों को बनाया अलग गया है। तो इन कार्यों से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु कारित करना, तो यदि ऐसे किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मृत्यु का यानी अपराध का जो मुख्य तत्व है आशय, इंटेंशन, यहां याद रखेंगे आशय नहीं था। इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसको जान से मारूंगा, इंटेंशन नहीं थी, हो गया, इंसिडेंटली हो गया, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं किया गया। समझ पा रहे हैं? आशय नहीं था इस बात का। तब ध्यान दो, तो जो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी जिसने ऐसा कार्य किया है, उपेक्षा से यदि किसी की मृत्यु कारित हो जाती है तो उसको जो सजा मिलेगी अधिकतम यानी मैक्सिमम 5 वर्ष की सजा, मैक्सिमम 5 वर्ष है, और प्लस है जुर्माना। मैक्सिमम 5 वर्ष है और प्लस है जुर्माना, क्योंकि उसका आशय नहीं था किसी की हत्या करने का, वो इंसिडेंटली हो गया। अब आप इसके एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? यहां गाड़ी चलाने की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, यहां कार चलाने की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है कि आप कोई मकान बना रहे हैं। हाँ भाई, आप कोई क्या बना रहे हैं? एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? आप मकान बना रहे हैं, और मकान पे जब आप ईंटें ले जा रहे हैं, रोड़ी ले जा रहे हैं, दूसरे तीसरे मंजिल पे लेंटर चल रहा है, तो आपने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाई, मकान के चारों तरफ जाल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। ऊपर से 2-4 ईंट गिरी, नीचे 1-2 लोग जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, सर पे गिरी, मर गए। क्या किया आपने? लापरवाही बरती। आप ये नहीं कह सकते जी मकान मैं नहीं बना रहा था, मकान तो लेबर बना रही थी, ठेकेदार बना रहा था, मेरी जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से असावधानी से आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य किया जा रहा है, यहां पे आप सपोज अपनी कोई आपके पास हथियार है, आप उसकी सफाई कर रहे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए आसपास कोई है तो नहीं, उसकी कॉकपिट में कोई गोली तो नहीं पड़ी हुई है। आप सफाई करते हुए अचानक जैसे ही आपने उसके लीवर को उठाया तो गोली चल गई, किसी को लग गई। आपका इंटेंशन नहीं था, आपको पता भी नहीं किसको लगी, लेकिन अनइंटेंशनली भी कार्य हो गया। तो यहां पर यह बात आती है। पहली बात क्लियर हुई? यहां पर मुझे बताओ, 106 का एक ही चल रहा है अभी। अब दूसरा हिस्सा यहां पे आता है कि बहुत सारे केस डॉक्टर्स के ऊपर लगते हैं कि भाई डॉक्टर ने इलाज किया या डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ये बच्चा मार दिया या उसकी मृत्यु हो गई, ये सारी चीजें हो गई। सुनिए बात को, हाँ मृत्यु हो गई। अब समझिए,
ऐसा कार्य इसी प्रकार किसी रजिस्ट्रीकृत, दो बातें ध्यान देना जिनको मैं नोट करवा रहा हूं, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि उस व्यक्ति की बात हो रही है जिस पे डॉक्टर की डिग्री है, चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे वो एमडी है, जो 2019 का आयुर्विज्ञान का हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसको गवर्नमेंट उसको लागू करती है, वो डिग्री उस पे होनी चाहिए, पहली बात। तो ऐसा कार्य किसी इस व्यक्ति के द्वारा जिस पर रजिस्ट्रीकृत डिग्री है, वह व्यक्ति, अब दूसरा क्या लिख रहा हूं ध्यान दो, चिकित्सा परीक्षण करते हुए, यानी कि वो व्यक्ति पहली बात तो एक डॉक्टर है, दूसरी बात वो क्या कर रहा था, वो चिकित्सा परीक्षण कर रहा था, कहने का मतलब किसी का ऑपरेशन कर रहा था, किसी का इलाज कर रहा था, बट वो अपने चिकित्सा के कार्य कर रहा था। गौर से सुन लो, दोनों बातें होनी चाहिए। चिकित्सा परीक्षण कर रहा हो मतलब इलाज कर रहा हो, एक सही जगह कर रहा हो, अपने कहां कर रहा हो, अपने हॉस्पिटल में कर रहा हो, जहां पे ऑपरेशन करना है ऑपरेशन थिएटर में कर रहा हो, और वो चिकित्सा अधिकारी हो। यदि उससे ऐसा कोई कार्य हो जाता है तो उसको फिर जो सजा है वो मैक्सिमम 2 साल है और प्लस है जुर्माना। तो कहने का मतलब जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको यहां पर छूट दी गई है। आप उनके अस्पताल में तोड़फोड़ करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अब यहां 2 बातें हैं। अगर वो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा अधिकारी नहीं है, सपोज उसके पास नो डिग्री और कोई डिग्री नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति इलाज कर रहा है और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सीधा सीधा मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड होगा। भाई मर्डर को तो हटा दो, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड होगा, क्योंकि तुम तो इसके लायक ही नहीं हो जो तुम काम कर रहे हो। प्लस दूसरी बात, डॉक्टर पे भी यह लागू हो जाएगा। यदि वो चिकित्सा परीक्षण नहीं कर रहा, जिस समय वो इलाज नहीं कर रहा या इलाज सही जगह पर नहीं कर रहा, उसको ऑपरेशन करना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, वो गया गाड़ी लेके किसी के घर, उसी के घर पे लिटा के चीरफाड़ कर दी, और वहां ना ऑक्सीजन है, ना वहां इक्विपमेंट्स हैं, कुछ नहीं है, और वहीं पे उसका इलाज कर दिया, वहीं मर गया वो, तो भी डॉक्टर पे सजा हो जाएगी। फिर तो वो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में पनिश हो जाएगा, क्योंकि चिकित्सा परीक्षण नहीं कर रहा था एज अ वेल स्पॉट। बात समझ में आई? तो ये 2 बातें जो हैं ये 106 का एक ही है, याद रखिएगा। अगर डॉक्टर को आपसे पूछ लिया जाए तो ये 2 साल की सजा जुर्माना है, लेकिन वो चिकित्सा परीक्षण करना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा अधिकारी होना चाहिए, और दूसरा है कोई और सामान्य व्यक्ति यदि लापरवाही उतावलेपन से कार्य करता है। तो ये दोनों बातें इन दोनों पर लागू होती हैं। ये डॉक्टर पर भी लागू होती है और ये किसी व्यक्ति पर भी लागू होती है। यहां तक की बात क्लियर है या नहीं, मुझे इतना बता दो। क्या मैं यहां तक आपको 106 को समझाने में कामयाब हुआ हूं? यहां तक ठीक है? जल्दी बताएंगे। चिकित्सकीय परीक्षण या चिकित्सीय प्रक्रिया भी कह सकते हो, प्रक्रिया, प्रोसेस। अरे बोल दो भाई, सामने हो मेरे? हाँ बच्चों, सामने हो मेरे? नहीं? क्लियर है? चलो यहां से आगे अब आते हैं 106 के 2 पे। अब आते हैं 106 के 2 पे आ जाते हैं हम लोग। कहां आ जाते हैं भाई? अरे कहां गए पेज हमारे? आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा ये?
कहां गया? 106 का, हाँ इस वाले पेज पे थे हम लोग, इस वाले पेज पे थे, इस वाले पेज पे हम लोग थे। ठीक है, पेज आपके खत्म हो गए। चलो इसको लगा देता हूं तो आपके नोट्स में आप तक पहुंचा पाऊंगा, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, क्लियर? बताएं जरा। चलें? ये हैंग हो रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। बीएनएस यूट्यूब पे बोला था। अबे पहले बीएनएस तो पढ़ लो, मुझे तो बीएनएस ही पढ़ने वाले बच्चों के नहीं दिख रहे ढंग। हाँ भाई, बीएनएस तो बाद की बात है। अब आइए 106 का 2 चलते हैं। अरे तुझे क्या हुआ? ये क्या ड्रामा हो रहा है? मैं मिटाता जा रहा हूं, ये आगे आता जा रहा है। ये क्या ड्रामा हो रहा है भाई? अरे भगवान, आगे आओ। 106 का 2, ये क्या है? उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन, नोट करेंगे जल्दी, उतावलेपन से वाहन चालन करना। वाहन चालन करना मतलब उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से यदि कोई वाहन चला रहा है और उस वाहन चालन से वह किसी की मृत्यु कारित कर देता है, किसी की मृत्यु कारित कर देता है, तो इसी को बोला जा रहा है रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग यही तो है, हिट एंड रन। अब सुनो, अगर उसने किसी की मृत्यु कारित कर दी और वह सम्यक अधिकारी को, अब यहां सम्यक अधिकारी कौन है? सम्यक अधिकारी कौन है? वो पुलिस अधिकारी हो सकता है, जो उस इलाके में पुलिस अधिकारी होगा, वो 100 नंबर पे कॉल करे, जानकारी दे, या वो कोई मजिस्ट्रेट हो सकता है वहां पर। यानी कि अगर ये 2 सम्यक अधिकारी हैं उस इलाके के और उनको जानकारी दिए बिना यदि वह भाग जाता है वहां से, तो वह मृत्यु कारित कर दे, वह सम्यक अधिकारी को, सम्यक अधिकारी, क्या ड्रामा है? अरे बच्चों इधर लिख रहा हूं, सम्यक अधिकारी को जानकारी दिए बिना, जानकारी दिए बिना यदि वहां से भाग जाता है, अब यहां ध्यान देना कि अगर किसी ने हिट एंड रन किया बट वो वहीं पे खड़ा हुआ है, या उसने जानकारी दी, जानकारी देने के बाद वो वहां से गया कि जी मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है, मुझसे दिक्कत हो गई है और आप यहां पर इसकी वो करा दीजिए, तो अगर उसने जानकारी दी तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर उसने जानकारी नहीं दी और वो सम्यक अधिकारी को जानकारी दिए बिना वो वहां से भाग गया, तब जो सजा है वो बड़ी गंभीर है और इसीलिए इसका विरोध हुआ। तब सजा है मैक्सिमम 10 वर्ष प्लस जुर्माना। मैक्सिमम 10 वर्ष तक की सजा है प्लस जुर्माना है, और जुर्माना भी कितने लाख तक लगाया जा सकता है? कितने लाख तक? 7 लाख तक। मतलब ये तो एक रकम है, इससे बढ़ भी सकती है अगर ये प्रूव हो जाता है। कोई ट्रक वाला, कोई डंपर वाला जो रात को ये इस तरीके से भागते हैं, तो ये इस तरीके से भागते हैं कि सड़क पे जैसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। और मोस्टली ट्रक वालों को तो देखा करो, रात को पागलों की तरह चलते हैं, क्योंकि 2 पैग मार लिए, 2 पैग मार के ट्रक दौड़ाए जा रहे हैं। और इसी वजह से बहुत ज्यादा केसेस होते भी हैं रात को, मोस्टली हाईवे पर जो गाड़ियों के साथ या 2 व्हीलर के साथ होते हैं। तो 106 के 2 को इसीलिए बनाया गया था, लेकिन मैंने क्या कहा, ये लागू नहीं है, ये लागू नहीं है, लागू नहीं हो पाई। इसकी जगह जो आईपीसी के प्रावधान चल रहे हैं वो वही 279, जो लापरवाही से गाड़ी चलाना, 304 लापरवाही से किसी की हत्या कर देना, या 337 और 338 लापरवाही वाले यही चल रहे हैं अभी।
क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आती है? तो ये 106 का 2 है जो उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन रैश ड्राइविंग से किसी की हत्या की बात करता है। मेरे कोचिंग में सैलरी बेस्ड काम दे दीजिए भैया। मेरे कोचिंग में, मेरा कोचिंग ही नहीं है, मेरा तो कोचिंग ही नहीं है, मैं तो अकेला व्यक्ति हूं। इस स्टूडियो में अकेला पढ़ा रहा हूं पहाड़ों पे बैठ के नैनीताल में। इसलिए देखो वहां गर्मी हो रही है प्लेन में, मैंने ठंड में मैंने अभी भी सूट पहन रखा है क्योंकि यहां ठंड ज्यादा है और बाहर इतनी तेज बरसात हो रही है बहुत ज्यादा। तो भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं। इसके लिए मैं हर बच्चे को कहता हूं जो भी मुझे फोन करता है, भाई दिल्ली मुखर्जी नगर वगैरह जाओ, वहां पे बहुत इंस्टीट्यूट है, बहुत काम है वहां पे, वहां करो जाके। ये क्लियर है बच्चों? जल्दी मुझे बताओ, ये क्लियर है? आगे चलूं यहां पे। तो 106 का 2 क्लियर हो गया, जल्दी बताएंगे। 106 का 2 क्लियर है भाई, आगे चल सकता हूं मैं। हाँ, अब देखो दूसरी बात, ये जो है, ये जो धारा है, मैं भूल गया आपको पीछे बताना, मुझे बतानी चाहिए। जो हमने 103 का 2 पढ़ी थी, मैं लिखवाता भी हूं आपको हर जगह, कि ये वाली जो धारा है ये कैसी है भाई? तो आप इसको कहेंगे सर ये संज्ञेय है और अजमानतीय है। संज्ञेय है, अजमानतीय है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पे इसका ट्रायल होगा। ये मैं बताता हूं ना हर जगह, तो ये ध्यान रखना। ये संज्ञेय है, अजमानतीय है, मैं साइड हूं, कर लो, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पे इसका ट्रायल होगा। जो 103 का 2 हमने पढ़ा, बताएं। संज्ञेय है, अजमानतीय है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पे इसका ट्रायल होगा। इसी तरीके से जो 106 का 2 है, 106 का जो 2 है, ये वाली जो धारा है, ये भी याद रखिएगा, ये भी संज्ञेय है, अजमानतीय है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पे इसका ट्रायल होगा। मजिस्ट्रेट पे इसका ट्रायल होगा, यानी कि ये दोनों धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 103 तो सेशन कोर्ट है, ओहो फर्स्ट क्लास से ऊपर 103। अरे मर गए, कहां चला गया रे, कहां चला गया? 103 सेशन कोर्ट है भाई, जरा ध्यान देना। ये कहां से गड़बड़ हो गई? 103 तो सेशन कोर्ट है। हाँ, ये 103 सेशन कोर्ट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नहीं है। ये सेशन न्यायालय है, सेशन। और सेशन न्यायालय मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो ऊपर के लेवल का होता है, जो मृत्युदंड की सजा सुनाता है। गौर से सुनो, क्योंकि यहां पर हमने मृत्युदंड दे रखा है ये रहा। और अगर कहीं भाई, ये ध्यान रखना, बस ये दिमाग में डाल लो, एक शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, कि अगर कहीं मृत्युदंड की सजा है तो उसका जो ट्रायल चलेगा वो सीधा सेशन कोर्ट में जाएगा, लोअर लेवल पे। और सेशन कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट। बात समझ में आ रही है? तो अगर कहीं मृत्युदंड है तो सीधा सेशन कोर्ट पहुंच जाओ। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वो है जो 7 साल तक की सजा दे सकता है, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट वो है जो 3 साल तक की सजा दे सकता है। तो इसके आधार पर आराम से आप चीजों को याद कर लेंगे। मृत्युदंड है, सीधा सेशन कोर्ट भाग जाओ, सेशन न्यायालय, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। बोलो बात समझ में आई? बोलो हां या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हाँ जी बोलो बच्चों, क्लियर है? आगे चल सकता हूं यहां से? जल्दी बताएं। अब 111, 112 और 113 ये है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये है छोटे संगठित अपराध, यानी कि स्मॉल लेवल पे या माइनर लेवल पे आप कहें। फिर गड़बड़ कर दी मैंने। 111, 112, 113 ये माइनर लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है यानी छोटे संगठित अपराध हैं। समझ रहे हो? अभी मैं इसको पूरा समझाऊंगा। ये संगठित अपराध है,
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ये आतंकवादी कृत्य है, आतंकवादी कृत्य है, टेररिस्ट एक्टिविटी है और ये तीनों न्यू इन बीएनएस हैं, न्यू इन बीएनएस यानी आईपीसी में ये पहले जुड़ी हुई नहीं थी। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों को मैं एक साथ तुलना करके पढ़ाऊंगा, इन दोनों को मैं एक साथ तुलना करके पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं इसको पढ़ा दे रहा हूं, बिल्कुल छोटी सी धारा है और संगठित अपराध मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी जब 111 पढ़ाऊंगा कि संगठित अपराध किसे कहते हैं, है ना, गौर से सुनना। तो छोटे संगठित अपराध का क्या मतलब है? सबसे पहले संगठित अपराध समझ लो, सबसे पहले संगठित अपराध समझ लो, संगठित अपराध। अब संगठित अपराध से एक बात समझ में आ रही है, संगठन। यहां से क्या समझ में आ रही है? संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? क्या अकेला व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है? नहीं बना सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम चाहिए 2 लोग, यानी 2 या 2 से अधिक लोग, पहली बात। दूसरी बात, वो जो 2 लोग हैं वो एक प्लानिंग, एक विचार, एक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। यानी कि अब वो मिनिमम 2 हैं, 2 से ज्यादा 10, 20, 50, 100, 200, 1000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अब ये क्राइम बढ़ रहा है। मोबाइल पे रोज धोखा हो रहा है, संगठित क्राइम है। एक बड़े बड़े वो बैठ गए हैं मोबाइल से पैसा उड़ाने वाले, ऑनलाइन बड़े बड़े उन्होंने सॉफ्टवेयर ले लिए हैं और बड़े बड़े लोगों को हायर कर लिया है। संगठित अपराध का मतलब है जहां संगठन काम कर रहा है, जिसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, संगठित अपराध की जो अगली परिभाषा है वो ये है कि इनमें से चाहे कोई व्यक्ति अकेला, चाहे कोई ग्रुप में, यह भी ध्यान देना, संगठित अपराध का मतलब यह नहीं है कि 1000 लोग, 500 लोगों ने एक साथ मिलकर क्राइम करा हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। संगठित अपराध का मतलब यह है कि संगठन के सभी सदस्य, संगठन के सभी सदस्य, मैं अभी परिभाषा आगे लिखवा दूंगा, फिलहाल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। संगठन के सभी सदस्य एक विचार, एक सोच रखते हैं, एक संगठन का हिस्सा हैं। अब उनमें से कुछ लोगों ने चाहे अकेले अपराध किया या साथ में मिलकर अपराध किया, या 2 लोगों ने अपराध किया, संगठन में 20 लोग हैं, 5 लोगों ने अपराध किया, संगठन में 500 लोग हैं, उन सबको संगठित अपराध में अपराधी माना जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर है? यहां तक नहीं है? क्लियर हुआ? तो संगठित अपराध की परिभाषा आपको समझ में आ रही है? ठीक है, बोलो जरा जल्दी से, हां या ना। सेक्शन है, सेक्शन लो, धारा है या सेक्शन है? अरे भैया, सेक्शन इंग्लिश में है, हिंदी में धारा है। क्या ही करूं, क्या ही करूं, क्या ना करूं। हां जी, क्लियर है बात? अब समझिएगा, अब मैं आपको सबसे पहले 111 समझाता हूं। तो 111 क्या कह रही है? एक संगठित अपराध सिंडिकेट, एक संगठित अपराध सिंडिकेट जो विधि विरुद्ध कार्य कर रहा हो, उस संगठन का प्रत्येक सदस्य चाहे वह अपराध अकेले व्यक्ति ने ही संगठन में रहकर किया हो, चाहे
चाहे संयुक्त होकर किया हो, सभी शामिल माने जाएंगे। ये मैं सामान्य अपनी परिभाषा में आपको यह भाषा बता रहा हूं, समझना, अपनी भाषा में। हां जी, बताइए जरा, बात समझ में आती है? तो संगठित अपराध की पहली बात यह है कि संगठित अपराध सिंडिकेट होना चाहिए पूरा। अब सिंडिकेट का अर्थ मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मिनिमम 2 लोग या इससे अधिक, पहली चीज। दूसरी बात मैंने बताई सिंडिकेट का क्या अर्थ है। सिंडिकेट का अर्थ मैंने आपको बताया यहां पर कि इनकी जो प्लान है, इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, वो एक ही है। तभी तो आप कहेंगे पूरा ग्रुप है, पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, तभी तो आप बोलोगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि विधि विरुद्ध कार्य किया हो। अब यह विधि विरुद्ध कार्य क्या है, इसकी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। विधि विरुद्ध कार्य की सीधी परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल, ऐसा कार्य जो विधि में निषिद्ध है, यानी कि जिसको करने की अनुमति विधि यानी कानून नहीं देता। तो जिसको करने की अनुमति विधि नहीं देती और ऐसा कोई भी कार्य एक या एक से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर, 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है, और वो एक ग्रुप, एक विचार, एक सोच, एक प्लानिंग के माध्यम से कर रहे हैं, जिनमें सबको अवेयरनेस है, सबको नॉलेज है। और याद रखना, सभी को ज्ञान है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी को ज्ञान है, सभी को नॉलेज है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ये कहे कि जी मुझे तो ये कह के नौकरी पे रखा गया था कि एक कस्टमर केयर ऑफिस है, आपको केवल कॉल करना है, और मुझे तो वास्तव में जानकारी नहीं थी सर कि ये मुझसे पैसा लुटवा रहे हैं। मुझे तो ओटीपी देते थे, ये करते थे, कस्टमर से बात करवाते थे, बाकी जब बात हो जाती थी ये सारे काम खुद करते थे। तो कहने का मतलब 2 पॉइंट हैं, सिंडिकेट होना चाहिए, विधि विरुद्ध काम होना चाहिए, और सारे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। अब सुनो, अब जो ये विधि विरुद्ध की परिभाषा है, इसमें बहुत सारे क्राइम आ गए, बहुत सारे क्राइम, इतने क्राइम के आप सोच नहीं सकते। मैं लिखते लिखते पागल हो जाऊंगा और आप लिखते लिखते देखो, मोस्टली बात समझ लो, मैं सीधी भाषा में बता रहा हूं। प्रत्येक अपराध, चाहे वो, जैसे मैंने कहा हत्या, मैंने कहा फिरौती, मैंने कहा व्यपहरण यानी अपहरण, मैंने कहा बलात्कार, मैंने कहा चोरी, मैंने कहा जमीन कब्जाना, मैंने कहा धमकी, मैंने कहा कब्जा, मैंने कहा दवाई, मानव, मैंने कहा सामान, इनकी तस्करी, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। और बताओ, मैंने कहा सिक्के, मैंने कहा नोट, मैंने कहा जाली करेंसी, एनीथिंग वट एवर यू कैन थिंक, आप जो भी सोच सकते हैं, सब अपराधों को यहां शामिल कर दो, सब अपराधों को, चाहे वो आर्थिक अपराध हों जिनमें साइबर क्राइम आ जाएगा। साइबर क्राइम क्या है? पैसा जो लूट रहे हैं, हमारे वॉलेट से पैसा निकाल दे रहे हैं, रोज किसी के पैसे गायब हो जा रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम में आ गया। चाहे मतलब वो हो, एक्सटोर्शन हो, मतलब कहें ना धमका के पैसा लेना, एक्सटोर्शन, बोलो, चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे आर्थिक अपराध हो, चाहे सामाजिक अपराध हो,
चाहे आप कहें राजनीतिक अपराध हो, किसी भी प्रकार के अपराध हैं, वो अगर किसी सिंडिकेट के द्वारा किए जा रहे हैं, लोगों के ग्रुप के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे 111 में लाइबल हो जाएंगे। बताओ जरा, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? है बहुत बड़ी परिभाषा, बट हमको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे सारे सेक्शंस जो बीएनएस में बाद में जुड़ रहे हैं। बताइए मुझे, तो इसको नोट किया आपने? तो 111 में सारी चीजें हो रही हैं, चाहे आर्थिक अपराध है, संविदा पर हत्या है, डराना है, धमकाना है, दबाना है, सताना है, किसी की जमीन पे कब्जा करना है, किसी को बंदूक ले जाके डरा देना है, कुछ भी करना है। जैसे हम कहते हैं जी 20 लोगों का ग्रुप है, जमीनों पे कब्जा ही कर रहा है, 20 लोगों का ग्रुप है, उसने यहां कब्जा कर लिया, मॉल पे कब्जा कर लिया, और जो गरीब आदमी है जिसपे बेचारे पे अपनी जमीन का कोई वारिस नहीं है, उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया। ऐसे बहुत सारे माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, खनन माफिया हैं। एक शब्द आप सुनते हैं ना, माफिया। देखो, एक शब्द आप सुनते हैं माफिया, तो माफिया कोई अकेले थोड़ी हो सकता है, मुझे बताओ। माफिया कोई व्यक्ति, अकेला व्यक्ति माफिया बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। माफिया तब बनेगा वो जब उसके पास 150-200 लोगों का ग्रुप होगा, और वो उस ग्रुप के दम पे वो कार्य करेगा। तो ये इसी चीज को तोड़ने के लिए, इसकी काट के लिए बनाया गया कि भाई कोई सिंडिकेट काम कर रहा है, कोई माफिया काम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, वो किसी भी प्रकार का अपराध कर रहे हैं, वो 111 में लाइबल हो जाएंगे। बोलो, पनिशमेंट बताऊंगा। पनिशमेंट एक पनिशमेंट नहीं है, एक पनिशमेंट नहीं है, यही तो बात हमें समझनी है। एक पनिशमेंट नहीं है। अब 111 क्लियर है। अब मैं पहले 113 पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर इनकी तुलना करूंगा आपस में। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 113। आप कहेंगे 112 कहां चला गया? 112 बाद में पढ़ाऊंगा इनके। सेक्शन नंबर 113 सीधा है, यह है आपका आतंकवादी कृत्य। ऐसा आतंकवादी कृत्य जो भारत की एकता, अखंडता को तोड़ने का प्रयास करे, तोड़ने का प्रयास करे। तो आतंकवादी कृत्य में क्या क्या शामिल है? अब आतंकवादी कृत्य में सब कुछ शामिल है। आप क्या कहेंगे? आतंकवादी कृत्य में किसी की हत्या, या आप कहें भूमि कब्जाना, या आप कहें डराना, आप कहें धमकाना, आप कहें बम, आप कहें डायनामाइट, आप कहें कि जी रसायन, आप कहें विषैली गैसें। बोलो, कुछ भी आधार, एनीथिंग जो किसी भी प्रकार से इनमें से कोई भी कार्य, जो इतनी बड़ी डेफिनेशन है इनकी। अब आपको इतनी डेफिनेशन लिखनी नहीं है, आपको केवल समझना है, केवल सोचना है कि आतंकवादी कृत्य क्या है। हत्या कर रहे हैं, आतंकवादी। भूमि कब्जा रहे हैं कश्मीर में कहीं जाके, आतंकवादी। किसी को डरा धमका के मार दिया, उसके घर से निकाल दिया, जैसे कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया था सारों को। बम, डायनामाइट, रसायन, विषैले, कुछ भी है, कुछ भी, एवरीथिंग जो देश की एकता, अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कृत्य आतंकवादी कृत्य माना जाएगा, एक टेररिस्ट एक्टिविटी मानी जाएगी, एक टेररिस्ट एक्टिविटी मानी जाएगी। बोलो, इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे मेन बात है परिभाषा, और परिभाषा में क्या क्या चीजें आ रही हैं उनकी बात है ये। मुझे बताइए, कोई बात यहां तक दिक्कत कर रही है आपको? यहां तक कोई बात आपको दिक्कत तो नहीं कर रही? मुझे ये बताओ। बोलो बच्चों। अब दूसरी बात, बैच के लिए बेटा इंडियन कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे सब है। अब दूसरी बात, ये आतंकवादी कृत्य भारत में या भारत के बाहर, भारत के बाहर कहीं भी हो, इंपॉर्टेंट चीज समझो। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाहर बैठ के पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या किसी और देश में, चाइना में, अगर हमारे भारत के खिलाफ कोई चीजें हो रही हैं तो वो आतंकवादी कृत्य में नहीं मानी जाएंगी, सब मानी जाएंगी। भारत में हो या भारत के बाहर हो, कहीं भी हो, वो सभी आतंकवादी कृत्य का हिस्सा होंगी। याद रखिएगा ये बात। अगर कहीं भी भारत को तोड़ने की, अखंडता की, एकता की, कुछ भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। किशमिश खा ले भैया अपनी हम। हाँ,
बोले कोई दिक्कत? अब इन कृत्यों से क्या होगा? विनाश होगा। विनाश किसका होगा? मानव का हो सकता है, हत्या हो गई, चोट पहुंच गई। संपत्ति का हो सकता है, समाज का हो सकता है, बोलो, शांति, सद्भावना, इनका विनाश हो सकता है। तो कहने का मतलब किसी भी लेवल पे भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, भारत को झटका देने की कोशिश की जा रही है, वो सारे आतंकवादी कृत्य माने जाएंगे। कोई समस्या है यहां तक मुझे बताओ, यहां तक बच्चों को कोई दिक्कत है? जल्दी से बताएं, यहां तक कोई समस्या है? बोले। हाँ, काम भी करना है घर का, ये बिल्कुल सही बात है। तो 1.5 घंटे की रखेंगे। तो ये 113 का ये वन है, जिसमें वन में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा है। अब मैं इसको अगले पेज पे समझाता हूं आपको, देखो ऐसे समझाता हूं। 111 है संगठित अपराध, सिंडिकेट, इसने जो अपराध किए। और एक चली क्लास? अब चल गई है? हाँ, बफरिंग हो रही है, मैंने नेट चेंज किया है, इसीलिए मैं दोबारा नेट लगाया है मैंने। आप मुझे बताइए, बफरिंग हो रही थी। क्या क्लास लाइव है? अरे आ गया मैं सामने। अब तो चल जा, अब तो चल जा भाई। अरे लाइव हूं, अरे लाइव हूं कि नहीं? हाँ या ना? चल रही है? ठीक हो गई? वो नेट भाग गया, एक नेट मैंने कहा ना, कनेक्शन चला गया एक। लाइव है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताएं। क्लियर? चलो अब आ जाओ। अब 111 का पता नहीं क्या हो जा रहा है यार, ये क्या क्या ड्रामा हो गया आज मेरी जान को। भाई ये नोट्स मैं आपको दे तो दूंगा आज, लेकिन अब इनमें कहीं कहीं कुछ गलतियां होंगी, या कहीं आज जो ड्रामा हुआ है तो वो नोट्स अपने हिसाब से देख लेना, डिजिटल पेज बना दूंगा मैं इनके। आप ये मत कहना जी ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, जो बच्चे मेरे सामने पढ़ रहे हैं वो चीजें लिख लेंगे, समझ लेंगे। अब देखिए 111 का एक मैंने बताया परिभाषा, संगठित अपराध, संगठित अपराध। और 113 का एक मैंने बताया परिभाषा, आतंकवादी कृत्य है, आतंकवादी कृत्य। इन दोनों को एक साथ पढ़ना, क्योंकि इनमें 6 सेक्शन है और मैं 6 के 6 को बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। 111 का 2 यह कहता है संगठित अपराध द्वारा या संगठित अपराध कारित करना, कारित करना, यानी संगठित अपराध कारित करना। और मैंने क्या कहा संगठित अपराध में, कि एक व्यक्ति करे चाहे 50 व्यक्ति करें, अगर वो 2 से ज्यादा का ग्रुप है और उन ग्रुप में से एक व्यक्ति कर रहा है, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, सारे एक साथ कर रहे हैं, सब संगठित अपराध में आएंगे, यदि सबको जानकारी है कि हमारा जो साथी है वो क्या करने गया है, क्योंकि सबने उसको भेजा है, सब एक जगह मिले हुए हैं। तो यहां संगठित अपराध कारित करना, ध्यान देना। और 113 का 2 जो है वो कहता है आतंकवादी कृत्य कारित करना, आतंकवादी कृत्य कारित करना। बोलो,
संगठित अपराध कारित करना मतलब संगठित अपराध के तहत जो कार्य मैंने बताए, व्यापरण है, हत्या है, चोरी है, वटेवर जो भी है। आतंकवादी कृत्य कारित करना मतलब जो आतंकवादी कृत्य के अधीन मैंने अपराध आपको बताए, जो भी कारित करना है। अब इसके लिए यहां पर दिया गया है दंड, ऐसे ही इसके लिए भी यहां पर दिया गया है दंड। तो यदि कोई संगठित अपराध कारित करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराध है, कैसा भी अपराध है, ध्यान दीजिएगा, यदि उस अपराध के तहत मृत्यु हो जाती है, यदि संगठित अपराध के तहत मृत्यु हो जाती है और दूसरा है कोई अन्य अपराध हो जाता है, समझ पा रहे हो? ऐसे ही यहां पर देखो, दंड में यदि यहां मृत्यु हो जाती है, यानी आतंकवादी किसी की मृत्यु कर देते हैं, और या आतंकवादी मृत्यु नहीं करते, कोई अन्य अपराध करते हैं। जैसे क्या अपराध करते हैं? फिरौती लेते हैं, पैसे उगाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कुछ भी है, कुछ भी, दिमाग से सोचो बात को। अन्य अपराध का मतलब है मृत्यु के अलावा कुछ भी कर दिया आतंकवादियों ने, और संगठित अपराध का मतलब है मृत्यु कर दी और मृत्यु के अलावा कुछ भी कर दिया। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जो इसको सजा है, अरे समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? मेरी बात को समझ रहे हो नहीं, ये बताओ। मैं यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं मेरी, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बोलो। तो अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर सजा क्या होगी? सजा होगी, जो सजा है वो ध्यान देना, मृत्यु या आजीवन कारावास। मृत्यु या आजीवन कारावास और प्लस है 10 लाख रुपए तक जुर्माना, तक जुर्माना। क्या बोला मैंने? 111 के 2 में संगठित अपराध यदि कारित हो रहा है, संगठित मिलके संगठित अपराध कोई कर रहा है, अब उसमें दंड है, लेकिन दंड 2 प्रकार से है। यदि उस अपराध में किसी की मृत्यु हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो जो भी लोग उसमें शामिल हैं, उस पूरे सिंडिकेट में, माना 50 लोग हैं, मृत्यु केवल एक ने जाके करी है, सजा 50 के 50 को मिलेगी। ध्यान रखना, इसीलिए यह बनाया गया है ताकि 49 ना बच जाएं, वो ये ना कह दें कि मैं तो अपने घर में सो रहा था, मैं तो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, हत्या तो हमारे दूसरे साथी ने करी थी। वो सब एक प्लानिंग में है, सब एक ग्रुप का हिस्सा है। इसीलिए क्या कहा गया? अकेला करे या साथ मिलके करें। समझ पा रहे हो? जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत क्लियरिटी आएगी, अभी थ्योरीज को समझ लो। तो मृत्यु या आजीवन कारावास से होगा, 10 लाख तक का जुर्माना होगा, क्योंकि सिंडिकेट को तोड़ना है, ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करना है। इसका बीएनएस का उद्देश्य है ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करना, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहा है। अब यदि कोई अन्य अपराध किया गया है, अन्य, तो उसकी इंटेंसिटी के अनुसार मिनिमम जो सजा है वो 5 वर्ष है। ध्यान दो, मिनिमम सजा 5 वर्ष। यहां पर मैक्सिमम सजा जो है बढ़कर, अगर क्राइम की इंटेंसिटी ज्यादा है तो आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास है, और प्लस ध्यान दीजिएगा 5 लाख रुपए का जुर्माना है। 5 लाख रुपए का जुर्माना है। आ रही है बात समझ? ये 111 के 2 बहुत हिस्से हैं। 111 का 3, 4, 5, 6, 7, 111 का 3 से लेके 111 के 7 तक हैं ये हिस्से, और हर एक को पढ़ाऊंगा, क्योंकि किसी में सिंडिकेट जो अपराध है उसको कोई दुष्प्रेरण कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, हेल्प कर रहा है। किसी में सिंडिकेट अपराध के थ्रू कोई पैसा उगा रहा है, उससे इनकम कमा रहा है। किसी में सिंडिकेट अपराध से जमीन कब्जाई जा रही है जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसे भूमाफिया बोल देते हैं। तो ये 7 प्रकार के अपराधों में डिफाइन किया गया। ऐसे ही यहां पे भी 113 के 2 के बाद में 3 से लेके 113 के 6 तक इसको डिफाइन किया गया। और क्योंकि ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम सजा है, ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर सजा है, तो इसीलिए मैं इनको तुलना करके पढ़ा रहा हूं आपको।
अब यहां पे देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि आतंकवादी कृत्य से किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या दंड दिया जाएगा, बिल्कुल सेम वहीं पे आ जाओ। अगर मृत्यु हो जाती है तो आप कहेंगे यदि मृत्यु हो जाती है आतंकवादी कृत्य से किसी एक व्यक्ति की या अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो दंड बिल्कुल वही है, मृत्यु या आजीवन कारावास। मृत्यु या आजीवन कारावास। और प्लस याद रखेंगे जो जुर्माना है वहां पर 10 लाख दिया गया है, बट यहां जुर्माने की रकम नहीं खोली गई। दोनों में अंतर समझ लो, वहां जुर्माना 10 लाख दिया गया, यहां जुर्माने की रकम नहीं खोली गई। डिपेंड करेगा कितना जुर्माना लगाना है। अब अगर हम चले, इसको लिखो पहले, साइड हो गया मैं, लिखो पहले इसको फटाफट से। हाँ जी, मेरा फोन ही बज गया यार। बोलो। अब दूसरी बात, अब यहां पे आओ, अन्य अपराध आ गया। अगर आतंकवादियों ने कोई अन्य अपराध करा, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो यहां पे जो मिनिमम सजा है वो 5 वर्ष है, जो मैक्सिमम सजा है वो आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास है और प्लस यहां 5 लाख का जुर्माना है, लेकिन यहां पर केवल जुर्माना बताया गया है। यहां पर केवल जुर्माना बताया गया है। बोलिए, क्लियर है यहां तक? यहां कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। मेरी क्लास को चलते हुए 1.5 घंटा लगभग हो गया। अब ये क्लास जो होगी, अब क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शन रह गए हैं और ये सारे सेक्शन कवर करने में अभी हमें समय लगेगा, तो 113 का 2 मैंने पढ़ा दिया, 113 का 3, 113 का 4, 113 का 5, 113 का 6, ऐसे ही 111 से तुलना करेंगे इनकी नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कब होगी अब आपकी? फ्राइडे, फ्राइडे में शाम को 6 बजे। तो मैंने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे की शाम की 3 क्लास आपको वीक में दी हैं बीएनएस की, जो बीएनएस आपके लिए फ्री चल रही है। लेकिन अगर मुझे यह लगा कि बच्चे फ्री की चीज की वैल्यू नहीं समझ रहे और मैं इसे एप्लीकेशन पे ले जाऊं, तो बेशक मैंने कितने भी वादे कर रखे हैं और कोई बच्चा कितना भी बुरा माने, मैं इसको तुरंत उठा के ले जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई आपकी नौकरी नहीं कर रहा हूं। मैंने ये दिया था इसलिए कि बच्चा चलो इसको इंटरेस्ट से पढ़ेगा, बच्चा इसको समझेगा और फ्री की चीज को वो थोड़ा सा एप्रिशिएट करेगा। लेकिन मैं ये जानता हूं, मेरा जितना जीवन है मैंने ये देखा है कि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती। चाहे हम अपनी जान निकाल के रख दें, बच्चे को लगेगा नहीं एप्लीकेशन पे कुछ अच्छा पढ़ा रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मुझे उनकी संख्या लगी कि यार ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कम आ रहे हैं, लाइव नहीं आते हैं, देखते नहीं है, तो सीधा एप्लीकेशन। ये मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं। अब जो बच्चे बुरा माने बुरा मानो, भला माने भला मानो, जैसे आपकी मर्जी वैसे मान लो। लेकिन ये ऐसा नहीं कल ही कर दूंगा, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं कल ही कर दूंगा। हफ्ता 10 दिन चलाऊंगा, खूब चलाऊंगा, इस हफ्ते, अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते खूब चलाऊंगा। लेकिन अगर 7, 8, 10 क्लास के बाद भी मुझे यही माहौल दिखाई दिया तो डेफिनेटली क्लास चली जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लियर सी बात समझ लीजिएगा। अभी नहीं कर रहा हूं, अभी 2, 4, 6 क्लास दे रहा हूं, देखता हूं क्या माहौल बनता है क्लास का, कैसा बनता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। इन बच्चों को पूरा मौका देना है। जो बच्चे फ्री की क्लास मांग रहे हैं उनको मैं पूरा मौका दूंगा, ताकि वो मुझसे ये ना कह पाए सर आपने जल्दबाजी कर दी। मैं ये नहीं कह रहा। और जो बच्चों को मेरे बैचेस चाहिए पॉलिटी के, बाकी वो इंडियन कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। लिंक आपके कमेंट में भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी हैं सारे, और वहां से जो आपको मेरे बैचेस चाहिए यूपीपीएसआई के वो ले लें। बैचेस हमारे ऑन फ्लो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कल 2 से 5 पॉलिटी की क्लास है एप्लीकेशन पे, याद रखिएगा 3 घंटे की क्लास होगी। और संवैधानिक व्यवस्था में जो हमने आज सवाल किए थे सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम सीरीज में, उन्हीं का दूसरा सेशन कल आएगा। और कल हम संवैधानिक व्यवस्था में जो संघीय एकात्मक पढ़ चुके, उसकी कुछ कोटेशंस लिखने के बाद में हम केंद्र राज्य संबंधों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कल से टॉपिक चलेगा केंद्र राज्य संबंध, उनमें हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट। और 2 स्टार के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत बढ़िया से अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।
हाँ, रैंकर 3 वालों को मेरा बैच फ्री मिल रहा है। जो रैंकर 3.0 बैच है हमारा यूपीपीएसआई का, वो बैच जिस भी बच्चे के पास है, जो भी बच्चा उसमें एनरोल हो रहा है, उनको ये वाला मेरा 800 रुपए वाला बैच फ्री जा रहा है। यूपीपीएसआई रैंकर 3.0 जिसके भी पास है, ध्यान रखिएगा ये बात। थैंक यू। लैपटॉप पे नहीं चलता है, मैंने बता दिया। हमारा एप्लीकेशन केवल सिम बेस्ड है। मोबाइल पे चलेगा, टैब में चलेगा, जिसमें सिम होगा। लैपटॉप पे नहीं चलता है। थैंक यू।